तो आइए हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि साउंड चैप्टर से ही रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है इको, करेक्ट। तो अगर हम इको के बारे में सुने तो इको हमें क्या बताती है और हम इको में क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए, इको है क्या। देखिए, अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड, आपको पता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव, और आप जानते हैं कि वेव, अगर मैं बोल रहा हूं आपके साथ, अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मैं यहाँ पे स्पीकर्स लगा देता हूं या कुछ भी करता हूं तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होती है हार्ड सरफेस से, वो साउंड रिफ्लेक्ट होगी। जैसे हेलो हेलो आपने सुना होगा ना, इस तरह से, तो वो इको कहलाती है। अब वो इको सुनने के लिए, देखिए मैंने यहां से बोला, जो साउंड आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन सुनाई देती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इको। इको क्या होती है? ऐसी साउंड जो आपको आफ्टर रिफ्लेक्शन सुनाई दे रही है। जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी मैंने कुछ बोला, साउंड वेव प्रोड्यूस करी मेरी वोकल कॉर्ड्स ने, वो साउंड वेव गई, सामने जाएंगी, टकराएंगी और वापस आएंगी, और जब वो वापस आएंगी मेरे ईयर्स में आएंगी, मेरे पास, और मेरे को क्या सुनाई देगी? इको। तो इको का जो फिनोमिना है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ड्यू टू रिफ्लेक्शन। देखिए, अगर हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मुझे आपको समझाना है, देखिए समझाने की दो टेक्निक्स हो सकती हैं। एक तो मैं स्पीड पकड़ लूं, है ना, समझाने की दो टेक्निक हो सकती है। मैं स्पीड पकड़ लूं, इको, इसमें क्या हुआ कि आपको बात समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर, जैसे मैं बोल रहा हूं, अब जिस स्पीड में बोल रहा हूं उसमें आपको समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो साउंड को 0.1 सेकंड के लिए अपने पास रखता है। कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, साउंड प्रेजिस्ट इन ब्रेन कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। 0. अगर उस 0.1 सेकंड, अगर कोई गैप नहीं हुआ 0.1 सेकंड का, जैसे आपको मैंने अभी कोई साउंड आ रही है और जो दूसरी साउंड आएगी उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकंड का, तभी वो आपको क्लियरली सुनाई देगी। अगर वो गैप नहीं है तो आप उस साउंड को सुन नहीं सकते। जैसे बोल ही जा रहा हूं, तो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में 0.1 सेकंड का भी गैप नहीं है। करेक्ट? हाँ, क्या आफ्टर 0.1 सेकंड वाला साउंड आप सुन सकते हैं? जी हां, हम सुन सकते हैं। आफ्टर 0.1 सेकंड वाला साउंड हम सुन सकते हैं। अब बात क्या है, देखिए, मान लेते हैं कि यहां पे खड़े हैं जी हमारे तन्मय जी, करेक्ट, और ये एक वॉल है, ठीक है। तन्मय जी को इको कब सुनाई देगी? 0.1 सेकंड के अंदर या 0.1 सेकंड के बाद? 0.1 सेकंड के बाद। उससे पहले नहीं सुनाई दे सकती, क्योंकि उसमें तो ब्रेन डिटेक्ट ही नहीं करेगा उसको। क्लियर? अब सुनिए, तो एक चीज तो होगी सर, 0.1 सेकंड के आफ्टर 0.1 सेकंड इको सुनाई देने वाली है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही तन्मय जी ने यहां से कुछ भी बोला तो वो साउंड जो है वो कहां जाने वाली है? पहले वॉल पे, वॉल से टकरा के कहां आने वाली है? वापिस, ठीक है ना। तो कुछ टाइम जाने का लगेगा, क्योंकि 0.1 सेकंड बाद सुन सकते हो, तो 0.05 सेकंड जाने के और 0.05 सेकंड आने के होने चाहिए। तो अगर मैं इसको स्पीड ऑफ साउंड से कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको के लिए? मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए इको के लिए? 17.2 मीटर। मतलब क्या है इसका? देखिए, अगर ये डिस्टेंस 17.2 मीटर नहीं हुआ जहां से रिफ्लेक्शन होके आ रहा है, देखिए मान लेते हैं कि मैं ऐसे खड़ा हूं और एक ये है, ये 17.2 मीटर पे नहीं है, मैंने जैसे ही बोला ये इससे टकराई और वापस आ गई, और अगर इसका टाइम 0.1 सेकंड से कम हुआ तो आपको इको सुनाई देगी? नहीं देगी। हाँ, अगर मैं इसको दूर ले गया, 17.2 मीटर पे ले गया, तो अब आने जाने में टाइम कम लगेगा कि पहले से ज्यादा?
तो कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, फॉर हियरिंग ऑफ इको, आपके पास कितना टाइम, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 17.2 मीटर। टाइम कितने बाद आनी चाहिए? वो 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो इको पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। तो अगर हम बात करें इको की, आजा भाई, देखिए अब इको की क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। देखो अगर आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है, क्या मेजर करना है? डिस्टेंस। अब सुनिए, इको कब सुनाई देगी दोस्त? जब साउंड यहां से यहां आएगी, इस वॉल पे टकराएगी और वापिस आ जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, जाने में उसको लगे 1 सेकेंड, आने में वापस कितने लगे? 1 सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम रहेगी, तो जो टाइम भी है वो कैसा रहने वाला है? सेम। जाने में भी 1 सेकेंड और आने में भी 1 सेकेंड। क्लियर यहां तक की गेम? अब सुनिए, तो इसको इको मान लेते हैं, जो ये हमारा पप्पू है, इसको इको कितनी देर बाद सुनाई देगी? कितने टाइम के बाद सुनाई देने वाली है? 1 सेकेंड या 2 सेकेंड? 2 सेकेंड, क्योंकि पहले तो जाएगी और फिर वापस आएगी। ठीक है, गया आया, तो कितने सेकंड बाद आपको इको सुनाई देने वाली है? लगभग आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। लेकिन अगर आप यहां से यहीं तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो टाइम कितना लेना होगा? 1 सेकेंड, क्योंकि इतना ही टाइम लेना है आपको, तो जाने जाने का, वापस आने का लेना ही नहीं है। तो वो पेपर में क्या करेगा? डिस्टेंस तो यहां से यहां तक पूछ रहा है। देखो ध्यान से क्या हुआ, टोटल टाइम कितना लिया मैंने? टोटल टाइम कितना लग रहा है इको सुनने में? 2 सेकेंड। कितना लग रहा है? अब सुनो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आया? d। टकरा के वापस आई, कितना डिस्टेंस आया? d। तो टोटल डिस्टेंस भी कितना आया? 2d। टोटल डिस्टेंस भी कितना आया यहां से? 2d। जाने का d, आने का d। यही है ना, कि जाने का d और आने का d। लेकिन अगर वो सिंपल डी पूछे सिर्फ जाने जाने का, तो टाइम 2 सेकेंड लोगे या 1 सेकेंड? 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम भी तो हाफ कर दूंगा मैं, क्योंकि ये तो टोटल बता रहे हो आप। ठीक है ना, जैसे तन्मय जी आपको घर जाने में 15 मिनट्स लगते हैं, वापस आने में भी 15 मिनट्स लगते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि नोटबुक लेके आओ, तो आप मेरे पास कितने मिनट्स बाद आओगे? 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि 15 जाने के और 15। और अगर मेरे को सिर्फ आपके घर तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं 30 मिनट्स लिखूंगा कि 15 मिनट्स टाइम में? 15। इसी तरह इको में भी यही होगा। वो देखना पड़ेगा कि मेरे को टोटल टाइम दे रहा है आने जाने का या एक साइड का दे रहा है। अगर एक साइड का दे रहा है तो मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे को एक साइड का ही लेना है। लेकिन अगर दोनों साइड का दे रहा है तो मेरे को कितना, उसको क्या करना पड़ेगा? एक साइड का अपनी तरफ से बनाना होगा। डन। तो हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही कर लेते हैं यहां पे, उसकी लैंग्वेज देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की क्या है। वो कह रहा है एन इको इज हर्ड, एन इको इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। अच्छा सुनो, क्या कह रहा है कि इको सुनाई दी कितने सेकंड के बाद? 3 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? 3। तो ये आने जाने का टाइम है या सिंगल टाइम है? आने जाने का। तो चेक करना पड़ेगा कि मेरे को आने जाने का टाइम लेना है या एक टाइम लेना है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एन इको हियर इन 3 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस? व्हाट इज द डिस्टेंस, what is the distance of reflecting surface स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 342। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे रखी है? 342 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे देखो क्या निकालना है यहां से, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारा पप्पू को इको सुनाई देगी। क्या कह रहा है? इको इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। मतलब इसको कब सुनाई देगी? जाएगा और वापस आएगा। तो जाने में कितने सेकेंड लगे होंगे? 1.5 सेकेंड। तो जाने का टाइम कितना आ गया दोस्त मेरे पास? 1.5 सेकेंड।
स्पीड कितनी आ गई मेरे पास 342 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या दूंगा मैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी लेनी है मेरे को यहां पे 342 इंटू टाइम कितना लेना है मुझे 1.5 सेकेंड। बस आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। बस आपको ध्यान किस में रखना है, ध्यान इसी में रखना है कि हमें टोटल टाइम लेना है या फिर सिंगल एक जर्नी का टाइम लेना है। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता कि जाने का भी बताओ और आने का भी, तो टाइम कितना लिया जाता 3 सेकेंड। सिर्फ जाने जाने का पूछ रहा है तो टाइम कितना लिया जाएगा 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड। डन। वो रिवर्बेशन है। हाँ इको भी है, वो रिवर्बेशंस भी होती हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक रिवर्बेशन पे भी आएगा तो उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात करें इको पे। वो भी रिफ्लेक्शंस है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं वहां तो फिर, क्योंकि होल बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, एक बार आएगी जाएगी फिर टकराएगी फिर वो चलती रहेगी, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि एन इको इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब ये तो आने जाने का दे दिया। क्या बोल रहा देखना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग, ये बताओ कितना है। तो सिर्फ जाने जाने का पूछ रहा है कि डिस्टेंस बताइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कि कितना है, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही पूछ रहा है वो आपसे। एक क्वेश्चन दूं, आप करना चाहेंगे, करिए। देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन हियर इको आफ्टर 2 सेकेंड इफ स्पीड ऑफ साउंड कितनी दे दी उसने मेरे को 346 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डायग्राम बना लीजिए पता चल जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जी। हाँ वही है ना, क्योंकि सिर्फ जाने जाने का चाहिए उसको तो 1 सेकेंड लूंगा मैं जी। बिल्कुल क्लियर कीजिए कितना है। हाँ 346 ही आ जाएगा, सिंपल सी है, क्योंकि टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड, स्पीड कितनी दे रखी है मेरे को 346, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 346 इंटू 1, 346 मीटर। करेक्ट। हाँ तो हम अगर किलोमीटर पर सेकंड में दे रहा है अगर वो साउंड, तो हमारा तो ये धर्म बनता है ना कि हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आए मीटर पर सेकंड में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो तो बस उनका एक घुमाने का तरीका है ना कि स्टूडेंट से क्वेश्चन गलत करवा रहे हैं हमें। तो आप ठीक रहिए, आपको पता है कि मीटर पर सेकंड लेना है या टाइम सेकंड में लेना होता है, मिनट्स में भी दे सकता है, आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। करेक्ट। तो ये इको के क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं इको। तो बस आपको देखना है भाई यही फॉर्मूला है यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिर्फ इतनी ही गेम है वहां पे और कुछ भी नहीं है। जैसे हम वही कर रहे थे ना स्टोन वाला कि ऊपर से या तो नीचे जाने का और ऊपर आने का, ये क्वेश्चन अच्छा था। नीचे आने में तो स्टोन का टाइम लोगे और ऊपर आने में किसका टाइम आएगा साउंड वेव का। याद है इस टाइप के क्वेश्चन कि कितने टाइम बाद उसको वो स्प्लैश ऑफ वाटर सुनाई देने वाला है। तो मैं भी इस पे भी एक क्वेश्चन आपको इस पे भी करवाता हूं अभी। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इको के बाद अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो है रिवर्बेशन। क्या है रिवर्बेशन। रिवर्बेशन का क्या मतलब होता है, इसमें होता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव।
साउंड वेव भी कैसी रिफ्लेक्शंस होती हैं? मल्टीपल, बहुत ज्यादा बार होगा, क्योंकि जब आपका होल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होल है आपके पास, जैसे कि बना लेते हैं, होल बना लेते हैं, लीजिए होल आ गया, मान लेते हैं यहां पे मैंने स्पीकर्स लगा दिए। अब इस स्पीकर से जो साउंड आ रही है, देखिए, क्योंकि साउंड तो वो 3D में जाए, कहीं भी जा सकती है, जरूरी थोड़ा ना सीधी जाएगी, क्या पता यहां जाए, यहां से टकराने के बाद यहां आए, फिर यहां आए, फिर वापस आ जाए, यहां टकराने के बाद फिर चली जाए, फिर चली जाए, फिर चली जाए। तो ऐसा क्या है कि जब आप एक जगह बैठे होते हो तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन, साउंड सही क्लियरिटी से सुनाई नहीं देगी। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी, देखो, इसीलिए जब भी जैसे ये स्टेज बना हुआ है तो स्टेज के आसपास बहुत सारे स्पीकर्स लगाए होते हैं साउंड के लिए, और हर एक डिस्टेंस पे भी स्पीकर होता है ना। आप जाइए थिएटर में, जाइए मूवी देखने के लिए, तो वहां पर भी हर एक पॉइंट पे आपको स्पीकर्स मिलेंगे, तभी वो साउंड अच्छी आती है। नहीं तो बार बार रिफ्लेक्शन होगी तो वहां पे सामने स्क्रीन पे कुछ और चल रहा होगा, आपको कुछ और सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वाली साउंड आएगी 2 सेकंड बाद मान लो, तो वहां पे वो पहले कह के निकल लिया, मैं तुझे मार दूंगा, वो आपको बाद में सुनाई देगा, मार दूंगा, वो कुछ और चल रहा है वहां पे, है ना। तो इसीलिए ये ऐसे बनाया जाता है। तो रिवर्बेशन होता है जब आप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को कंसीडर करते हो। अब आता है कि हाउ टू ओवरकम, इसे ओवरकम कैसे किया जाए कि ना सुनाई दे मुझे बार बार रिफ्लेक्शंस। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हैवी कर्टन्स का यूज किया जाता है ना, हैवी कर्टन्स का यूज किया जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या होगा कि साउंड प्रूफिंग सिस्टम, मतलब साउंड प्रूफिंग, जो हमारे पास मटेरियल होता है उसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप जाते हो थिएटर में तो वहां पे जो कर्टन्स है या जो सरफेस है वो नॉर्मल कपड़े से, नॉर्मल क्लॉथ नहीं होता, वो उसका टेक्सचर भी अलग होगा, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। तो हैवी कर्टन का यूज कर सकते हैं, साउंड प्रूविंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं, है ना। फाइबर बोर्ड का यूज किया जा सकता है, फाइबर बोर्ड आते हैं वो लग जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देंगे, रिफ्लेक्ट होने नहीं देंगे। तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? रिवर्बेशंस। क्या बोलते हैं? रिवर्बेशंस। क्लियर? इसमें क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इको का है। हाँ, मतलब ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज रिवर्बेशन, उसको ओवरकम कैसे करें। इको पे ये है कि इको का टाइम पूछ सकते हैं कि कितने टाइम बाद होना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड। डिस्टेंस पूछ सकते हैं, दैट इज 17.2 मीटर। मतलब आपसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। कितना होना चाहिए दोस्त? 17.2 मीटर। करेक्ट? चले आगे। अब हम बात करते हैं हियरिंग साउंड की। देखिए, ह्यूमंस की हियरिंग रेंज, ह्यूमंस की हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक है। मतलब अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, वो आपको सुनाई देगी, आप सुन सकते हो उस चीज को। अदरवाइज वो आपको सुनने वाली नहीं है, वो सुनाई नहीं देगी आपको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब वो 3 जीरोस आ गई, किलो हर्ट्ज आ गया। करेक्ट? अच्छा सुनिए, आपकी सुनने की जो क्षमता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, अगर इससे कम साउंड हुई, जैसे कि 19 हर्ट्ज है, 18 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है, अगर इससे कम साउंड है तो उसे कैसी साउंड बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। कैसी साउंड बोलते हैं उसे? इंफ्रासोनिक साउंड। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड इज द साउंड इन विच फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। और अगर वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनिक बोल सकते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? अल्ट्रासाउंड।
और इसी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है इन द मेडिकल फील्ड, है ना, सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग के लिए। बोलते देखा होगा टेस्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड, तो उसमें भी साउंड वेव ही डाली जाती है आपके सॉफ्ट टिश्यू में, साउंड वेव्स ही होती हैं वो। बट क्या आपको वो सुनाई देती है? नहीं। क्यों? क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, हमारी हियरिंग एबिलिटी उतनी नहीं, हम नहीं सुन सकते, तो हमें सुनाई नहीं देती वो। नहीं मतलब बहुत कम होती है, 20 किलो हर्ट्ज से बस थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, 21 22 के आसपास। और डायरेक्ट इसीलिए कान में नहीं डालते आपके, दूर। अच्छा सुनिए, अब बारी आती है कि यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है। यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड का यूज कैसे कर सकते हैं आप लोग, देखिए। तो सबसे पहले यूज है इन मेडिकल फील्ड टू इमेजिनिंग सॉफ्ट टिश्यू। किसको मेजर करने के लिए? सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिनिंग के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड यूज होता है। अब और देखते हैं, टू डिटेक्ट लीकेज, या फिर हम लिख सकते हैं यहां पे ब्रोकन पार्ट ऑफ द मेटल। देखिए क्या हुआ, मैंने ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से 20 मीटर नीचे मैंने एक वायर डाल दी, वायर डाली मतलब एक पाइपलाइन डाल दी, पाइपलाइन डाली, वो कहीं पे लीक होने लग गई। अब मैं कैसे पता करूं कि वो किस पॉइंट पे लीकेज है उसका, है ना, मैं कैसे पता किया जाए कि किस पॉइंट पे लीकेज है सर? हाँ, डिफेक्टेड किस पॉइंट पे, तो ऐसे तो पता चले, ऐसे तो पूरी की पूरी ये मेरे को पाइपलाइन ही बाहर निकालनी पड़ जाएगी, ये तो मतलब कॉस्टली प्रोसीजर हो गया ना बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं। देखिए यहां से एक अल्ट्रासोनिक वेव एमीटर होगा, कौन होगा? एमीटर। और इस साइड एक चीज लगा लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? डिटेक्टर। अगर पाइप टूटी हुई नहीं है तो उसमें से साउंड वेव डायरेक्ट चली जाएंगी सीधा किसके पास? डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, हाँ भाई साउंड वेव आ गई है, कह रहा आ गई है, मतलब मेरा पाइप टूटा हुआ नहीं है। जैसे यार सिंपल सा देखो, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, देखो जैसे कि ये है, इसको समझते हैं। अब ये होलो है ना यहां से, अब मैंने यहां से कोई भी चीज डाली, यहां से बाहर आ गई, तो मैं कहूंगा ना हाँ बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं है सर। या आप इधर से पानी डालो इसमें और पानी बिल्कुल यहीं से आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा, तो आप कहोगे सर ये बीच में से लीक नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको। लेकिन हाँ, अगर आपने यहां से अल्ट्रासाउंड एमिट किया और वो यहीं से वापस आ गया, यहां डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। तो इस तरीके से हम लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब कहोगे सर रिवर्बेशन का कोई रोल? रिवर्बेशन इसका यूज किया जाता है, हाँ इसका यूज किया जाता है, इसके ड्रॉबैक तो है लेकिन इसका यूज भी किया जाता है। इसका कहां यूज किया जाता है रिवर्बेशन का? इन स्टेथोस्कोप। किसमें यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप में। अगर आप बात करें स्टेथोस्कोप की, उसमें एक पाइप लगी होती है, देखिए उसमें ये ड्रम होता है और उसके बाद आप देखोगे एक पाइप लगी होती है। अब उस पाइप को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो उस पाइप में से साउंड ट्रेवल करती है और वो साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है, कभी इधर टकराएगी, उधर टकराएगी, इधर टकराएगी, उधर टकराएगी, है ना। तो इस तरीके से स्टेथोस्कोप में इस रिवर्बेशन का यूज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ डिटेक्ट कर लेती है। तो आपके ना एनसीईआरटी में एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड से। अगली जो भी क्लास होगी मैं उसमें एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एनसीईआरटी में ही आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आप उससे पहले एक बार खुद रीड कर लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड होते क्या है। मेनली हमने अभी के लिए क्या पढ़ा? इको, रिवर्बेशंस,
हियरिंग, जो हमारा हियरिंग एबिलिटी है 20 to 20 किलो हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं। मेनली आपको क्या करना है, इकोज में इको के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो कीजिए, और मैं आपको जो अगली वीडियो आएगी उसमें इको के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।